हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू जीटेक पॉली। दोस्तों, हम सॉम एंड मॉस की स्टडी कर रहे हैं और आज इसका ये लेक्चर नंबर 18 है, जिसमें कि आज हम चैप्टर नंबर 4 बेंडिंग स्ट्रेस का सेकंड पार्ट स्टडी करेंगे। ये दूसरा पार्ट है इस चैप्टर का। इससे पहले हम इसका एक पार्ट कंप्लीट कर चुके हैं, जिसमें हमने बेंडिंग स्ट्रेस की बेसिक थ्योरी के बारे में स्टडी की थी। एंड आज के इस लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले हम बेंडिंग मोमेंट इक्वेशन के बारे में पढ़ेंगे, नमन आघूर्ण समीकरण, जो कि आपके सामने पहले से ही लिखी हुई है। बट दोस्तों, इसका डेरिवेशन आपके एग्जाम में पूछा जाता है और डेरिवेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इसका। एंड आपके लगभग 50 में से 5 नंबर में आपके एग्जाम में ये जरूर आएगा, है ना। मोस्ट इंपॉर्टेंट कर लेंगे इसको, बिकॉज लगभग हर साल रिपीट होता है ये, ठीक है। अब एक तो ये बेंडिंग मोमेंट इक्वेशन होती क्या है, तो आप इसको एक बार याद करेंगे, मेरे साथ साथ रीड करेंगे, ठीक है। फिर हम इसका डेरिवेशन देख लेंगे। तो क्या होती है बेंडिंग मोमेंट इक्वेशन? M/I इक्वल टू सिग्मा अपॉन वाई इक्वल टू E अपॉन आर। तो इक्वेशन, अब इसके ये टर्म लिखे हैं ना, पहले तो हम इसका डेरिवेशन करेंगे अच्छे से। डेरिवेशन करने के बाद इसके जितने टर्म हैं, इन सभी टर्म के बारे में भी डिटेल स्टडी करेंगे। यहाँ पर m क्या होता है, m के अपनी भी खुद फॉर्मूले हैं, तो उन सबको भी बताएंगे आपको। I क्या है, I के फॉर्मूले बताएंगे। सिग्मा, वाई, E, R सभी की डिटेल में बात करेंगे, ठीक है। सबसे पहले इसका डेरिवेशन कर लेते हैं, फिर इनके जितने भी टर्म्स हैं सभी टर्म्स की डिटेल स्टडी करेंगे। समझ पा रहे हैं आप सभी? तो एक बार पहले आप मेरे साथ साथ 2-3 बार इसको रिपीट कीजिए, जिससे आपको याद हो जाए आसानी से। मेरे साथ साथ बोलेंगे सभी बच्चे, बोलिए। M/I बराबर सिग्मा अपॉन वाई बराबर E अपॉन आर। एक बार फिर से, M/I बराबर सिग्मा अपॉन वाई बराबर E अपॉन आर। याद हो गया? एक बार और बोलिए। M/I बराबर सिग्मा अपॉन वाई बराबर E अपॉन आर। कोई भी चीज़ जब हम बार बार रिपीट करते हैं, बोलते हैं, तो फैमिलियर हो जाती है, फिर ऐसा नहीं लगता कि हमने ये सुना नहीं है। और आप डेरिवेशन करेंगे तो आपको फिर ये ईजिली याद हो जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले इसका डेरिवेशन करने से पहले हम क्या करने वाले हैं, बेंडिंग मोमेंट इक्वेशन। दैट मीन्स बेंडिंग मतलब बीम को बेंड कराएंगे पहले हम। तो बीम को बेंड, मैंने यहाँ पहले डायग्राम बना रखा है जिसमें बीम को बेंड किया गया है। तो एक बार पहले आप 2 लाइन थ्योरी की भी लिखेंगे स्टार्टिंग में इस डायग्राम के बारे में। मैं बोल रहा हूँ, आप साथ साथ नोट कीजिएगा, ठीक है। तो लिखेंगे आप सभी, चित्र में, ये क्या चित्र है ना, एक डायग्राम है ना, फिगर है। तो फिगर में ABCD, क्या फिगर में ABCD किसी बीम का एक क्रॉस सेक्शन दिखाया गया है। क्रॉस सेक्शन कहते हैं अनुप्रस्थ काट को। तो लिख लीजिए आप लोग, चित्र में ABCD किसी बीम का एक क्रॉस सेक्शन दिखाया गया है, जिसके न्यूट्रल एक्सिस यानी उदासीन अक्ष से, जिसके उदासीन अक्ष से बाई दूरी पर एक परत PQ ली गई है। फिर से रिपीट कर रहा हूं, आप लिखिए। चित्र में ABCD एक किसी बीम का अनुप्रस्थ काट दिखाया गया है, जिसके न्यूट्रल एक्सिस से बाई दूरी पर एक परत PQ ली गई है। इतना लिख लिया। अब लिखेंगे बेंडिंग के बाद। अब बेंडिंग के बाद क्या होगा, सामने देखिए, एक लाइन और जोड़ लीजिए। बेंडिंग के बाद PQ पट्टी P', Q' में परिवर्तित हो जाती है। P', में चेंज हो जाएगी जो PQ पट्टी थी, ठीक है। PQ परत कह दो या पट्टी है कि मतलब परत, लेयर, ठीक है। एंड अब बेंडिंग के बाद आप ध्यान से देखिए, ये वाला जो आपका बीम का सेक्शन था इस तरह बेंड कर गया। जो AB है ये तो हो गया क्या, A', B', एंड जो CD है ये हो गया C', D'। ध्यान से समझते चलिए, इजीली आप सबको समझ में आ जाएगा, ठीक है। C', D'। इसके बाद जो आपका ये न्यूट्रल एक्सिस है NA, ये हो जाएगा N', A'। सब पे डैश लगा दीजिए। बेंडिंग के बाद क्या हो गया, सभी डैश बन गए। लेकिन बाई पे डैश मत लगाइएगा, बाई दूरी है, डिस्टेंस है, ठीक है। एंड यहाँ पर मान लीजिए पॉइंट O है, ये O पॉइंट है। इतना आप सब अच्छे से जानते हैं, क्लियर हुआ इतना। अब आपको यहाँ पर एक क्वेश्चन का आंसर देना है। क्वेश्चन का आंसर क्या, यहाँ पर हमने देखा इस जो लेयर है PQ, इस PQ लेयर की लेंथ यहाँ से यहाँ तक कितनी है। एंड बेंडिंग के बाद ये P', Q' हो गया। तो आपको बताना ये है कि बेंडिंग के बाद जो PQ लेयर है इसकी लेंथ कम होगी या बढ़ेगी। जल्दी से वीडियो को रोक के कमेंट कर दीजिए ऑनेस्टली, ठीक है। उसके बाद मैं बताऊंगा, आप आंसर सुनिएगा। मैंने क्या पूछा कि जो PQ है, इस PQ की लेंथ बढ़ेगी या कम हो जाएगी P', Q' में चेंज होने के बाद। तो आप सबको मैंने बताया था लास्ट लेक्चर में, मैंने क्या कहा था, बेंडिंग के बाद जो न्यूट्रल एक्सिस है ये बीम को 2 पार्ट में बांट देती है,
जिसमें न्यूट्रल एक्सिस से ऊपर जो होता है बीम सिकुड़ जाती है, जिसकी लेंथ कम हो जाती है, लंबाई कम हो जाती है न्यूट्रल एक्सिस से ऊपर, इसलिए हम इसको कंप्रेशन जोन कहते हैं, संपीड़न क्षेत्र। एंड न्यूट्रल एक्सिस से नीचे क्या होता है, नीचे वाली लेयर की लेंथ बढ़ जाती है, क्योंकि आपको दिख रहा है ये फैल गई है ना, तो फैलने से बढ़ गई, इसलिए हम इसको टेंसाइल जोन कहते हैं। तो आपको क्या बताया गया था, न्यूट्रल एक्सिस से ऊपर लेंथ कम हो जाती है, डेट मीन्स पी डैश क्यू डैश क्या हो गया, कम हो गया। तो यहां पर आप लिख सकते हैं क्या, पी डैश क्यू डैश क्या है, कम है, किससे कम है, पी क्यू से कम है। पहली चीज, इतना सभी को समझ आ रहा है। थ्योरी लिखने के बाद आपको पहली लाइन क्या लिखनी है, बेंडिंग के बाद पी डैश क्यू डैश कम है पी क्यू से, इतना समझ आ गया सभी को। एंड अब अगर आप इस डायग्राम को ध्यान से देखेंगे तो पी क्यू और एन ए दोनों बराबर हैं, जितनी लेंथ पी क्यू की है उतनी ही लेंथ किसकी है, एन ए की है, एन ए की। ये समझ आ रहा है, ये चीज़ सभी को क्लियर है, पी क्यू जितना है उतना ही एन ए है। एंड आपको ये भी बताया गया था कि न्यूट्रल एक्सिस पर लेंथ में कोई चेंजिंग नहीं होती, न्यूट्रल एक्सिस से ऊपर लेंथ कम होती है, नीचे लेंथ बढ़ जाती है, लेकिन न्यूट्रल एक्सिस की लंबाई में कोई चेंजिंग नहीं होती। डेट मीन्स एन ए और एन डैश ए डैश बराबर होंगे। जो एन ए है ये किसके बराबर होगा, एन डैश ए डैश के। ये आप लोग ऑलरेडी समझ चुके हैं। ये बताइए, डायग्राम इतना सभी को समझ में आ गया। अगर ये 2 पॉइंट आप समझ गए तो समझो पूरा डेरिवेशन समझ गए। अब इसमें कुछ नहीं बचा, बहुत सिंपल हो गया। ठीक है, हमने देख लिया पी डैश क्यू डैश पी क्यू से कम था, पी क्यू यहाँ पर एन ए के बराबर है और एन ए हमारा एन डैश ए डैश के बराबर है, इस तरह से। ठीक, अब हम यहाँ लिखेंगे, हमने पढ़ा है स्ट्रेन के बारे में। हमने किसके बारे में पढ़ा है, स्ट्रेन। स्ट्रेन को हिंदी में विकृति कहते हैं। ठीक है, ये हम पढ़ चुके हैं ऑलरेडी, जिसे हम स्मॉल ई से प्रदर्शित करते हैं। ये आप सभी ने पढ़ा है। क्या होता है ये, चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ, या हम कह सकते हैं चेंज इन डायमेंशन अपॉन ओरिजिनल डायमेंशन। ये आप सबने पढ़ा है ना, चेंज इन डायमेंशन, डायमेंशन कह दो या लेंथ कह दो, एक ही मतलब है, अपॉन में ओरिजिनल डायमेंशन। जो भी स्टूडेंट्स हिंदी वाले हों, हिंदी में आप लोग कह देंगे क्या, डायमेंशन मतलब माप में परिवर्तन अपॉन वास्तविक माप। पढ़ा है ना सभी ने, ये डेल्टा एल अपॉन एल आपने पढ़ा होगा फॉर्मूला, डेल्टा एल अपॉन एल। ठीक है, ये चीज़ सबने पढ़ रखा है। तो यहाँ पर हम अगर ई निकालना चाहे, ई बराबर, तो चेंज इन डायमेंशन, हम इस लेयर की बात कर रहे हैं, पी क्यू लेयर की डायमेंशन कितनी चेंज हुई है। तो पी डैश क्यू डैश में बदल गया आपका पी क्यू, तो हम क्या करेंगे, पी क्यू बड़ा है, पी क्यू बड़ा है, पी डैश क्यू डैश छोटा है, तो पी डैश क्यू डैश को माइनस कर देंगे पी क्यू में से, तो हमें पता चल जाएगा कि हमारी लेंथ में कितनी चेंजिंग आई है। क्योंकि ये लंबाई कम है तो ज़्यादा में से कम वाली घटा दो, तो आपको क्या पता चल जाएगा कितनी डायमेंशन में चेंज हुआ है। अपॉन में ओरिजिनल डायमेंशन, इस के पी लेयर की ओरिजिनल डायमेंशन कितनी है, के पी है, या सॉरी पी क्यू है, क्या है, पी क्यू है। तो यहाँ पर क्या लिख देंगे आप, पी क्यू। तो आपने क्या किया, इस पी क्यू में से पी डैश क्यू डैश को माइनस किया, ये तो चेंज इन डायमेंशन हो गया। अपॉन में ओरिजिनल डायमेंशन आपने पी क्यू लिख दिया। यहाँ तक सभी को समझ आ रहा है। अब आप क्या करेंगे, ये जो आपके सामने दिखाई दे रहे हैं पी क्यू पी डैश क्यू डैश, इन सभी को डैश की फॉर्म में लिख लेंगे। डैश की फॉर्म से मतलब क्या है, बेंडिंग के बाद की कंडीशन में चेंज कर लेंगे इन सबको। तो यहाँ से ई इक्वल टू क्या आ जाएगा, पी क्यू किसके बराबर है, पी क्यू एन ए के बराबर था और एन ए बराबर था एन डैश ए डैश के। तो यहाँ क्या हो जाएगा, एन डैश ए डैश। ये पहले से डैश की फॉर्म में है, इसको डैश की फॉर्म में लिखा रहने दीजिए। ऐसे नीचे पी क्यू है तो पी क्यू क्या हो जाएगा, एन डैश ए डैश। तो इस तरह से हमने ये पूरा किस में चेंज कर लिया, डैश में चेंज कर लिया। एक इक्वेशन बन गई है। यहाँ तक बताइए सभी को क्लियर हो रहा है इतना, ये सभी को समझ आया यहाँ तक। एक बार यहाँ तक नोट कीजिए, फिर मैं इसको रफ करके थोड़ा आगे को समझाता हूँ और चीज़ें। ठीक है, समझाने का मतलब क्या है, अब हम एन डैश ए डैश की और पी डैश क्यू डैश की वैल्यू निकाल देंगे तो हमें स्मॉल ई मिल जाएगा। समझ आ रहा है इतना, तो मैं ऊपर वाला रफ करता हूँ, इसको आप लिख लीजिए प्लीज करके। यस, अब मैं इसको रफ करके और थोड़ा आगे बात करता हूँ। मुझे वैल्यू किस किस की चाहिए, मुझे एन डैश ए डैश और पी डैश क्यू डैश की वैल्यू चाहिए। ये आपको डायग्राम दिख रहा है, मान लो यहाँ पर जो एंगल बन रहा है, मान लिया आपने कितना है, थीटा एंगल है, थीटा। इस डायग्राम को मैं छोटे से रूप में इधर लिख देता हूँ, बना देता हूँ, मतलब इधर यहाँ में देखने को मिल रहा है। एक तो ये हमारी जो लेयर थी, मैंने इसको कह दिया कितना, पी डैश क्यू डैश, ये हो गया पी डैश क्यू डैश। एंड इसी के नीचे क्या है, इसी के नीचे हमने देखा कि यहाँ पर क्या हमारा एन डैश ए डैश, हमें ये तो वैल्यू निकालनी है, एन डैश ए डैश, हमें ये वैल्यूज निकालनी है यहाँ से। इतना बताइए, समझ पा रहे हैं आप लोग। अब आप सबने पढ़ा था क्या कि जो न्यूट्रल एक्सिस है, इस न्यूट्रल एक्सिस से
और इस सेंटर तक की जो डिस्टेंस होती है यहाँ से और यहाँ तक की ये जो डिस्टेंस होती है ये वाली, इसको हम आर बोलते हैं, रेडियस ऑफ कर्वेचर। ये आप सबने पढ़ रखा है, ठीक है। तो हम यहाँ पर भी वही चीज़ दिखा देंगे। यहाँ तो क्या है हमारा, यहाँ से यहाँ तक तो आपने देखा ये वाला, ये तो यहाँ से यहाँ तक आपको दिखाई दे रहा है, ये वाली वैल्यू y है y, एंड o तक की जो वैल्यू है ये वाली यहाँ से यहाँ तक की कितनी है, ये r है, ये क्या है r है। समझ पा रहे हैं, दोनों के बीच का एंगल कितना है, यहाँ पर थीटा है, मान लिया हमने सपोज थीटा। ये डायग्राम समझ आ रहा है सभी को। अब आप सबने बचपन में एक फॉर्मूला पढ़ा होगा, लिख दीजिएगा वी नो डेट। इंग्लिश हिंदी वालों ने पढ़ा होगा, कोण बराबर चाप बट्टे त्रिज्या, पढ़ा सभी ने, चाप बट्टे त्रिज्या। इंग्लिश में कह दीजिएगा आप एंगल इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस। आई थिंक सो ये सभी ने पढ़ रखा होगा, आर्क अपॉन रेडियस। समझ पा रहे हैं, एंगल एक बार तो आप चाप, ये वाला आर्क है आर्क, एक बार तो आर्क ले लीजिए पी डैश क्यू डैश, एक बार ले लीजिए एन डैश ए डैश, दो ही तो चाप है इसमें, एक तो ये वाला है, ये वाला आर्क, ये हो गया एक चाप है, ठीक है, दूसरा ये है। तो जब हम एन डैश ए डैश लेंगे तो एंगल तो थीटा है, एंगल थीटा लगा दिया बराबर, चाप हमने ले लिया कौन सा, एन डैश ए डैश, एन डैश ए डैश। तो इस एन डैश ए डैश के लिए रेडियस कितनी है, यहाँ से लेकर और जहाँ पर एंगल बन रहा था वहाँ तक की रेडियस ये वाली कितनी है डियर, ये आर है। तो यहाँ क्या लिख देंगे आप, यहाँ पर आपने ये लिख दिया आर। तो यहाँ से अगर मैं बोलूँ एन डैश ए डैश की वैल्यू कितनी आएगी, आर को इधर ले जाओ, तो एन डैश ए डैश की हमें वैल्यू मिल गई आर थीटा। ये सभी को समझ आया, कितना मिल गया, आर थीटा। क्लियर हुआ। इसी तरह से एंगल थीटा ही ले रहे हैं हम, और मैं अगली बार कोण बराबर चाप बट्टे त्रिज्या, मैं चाप ले रहा हूँ इस बार कौन सा, ये वाला, ये वाला आर्क, ये क्या है पी डैश क्यू डैश अपॉन में। अब इस आर्क से इस आर्क के लिए रेडियस क्या हो जाएगी, यहाँ से यहाँ तक के लिए, अब ये वाली रेडियस हो जाएगी कितनी, यहाँ से लेके यहाँ तक की रेडियस ये कितनी आएगी, यहाँ से यहाँ तक आर था, इस आर में से ये बाई माइनस कर दो, तो यहाँ से यहाँ तक की वैल्यू क्या मिल जाएगी आपको, आर माइनस बाई। समझ पा रहे हैं, इतनी डिस्टेंस इस टोटल आर में से ये वाला बाई घटा देंगे तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी मिल जाएगी आपको ये। तो यहाँ से आपने क्या देखा, यहाँ से आपने देखा पी डैश क्यू डैश की जो वैल्यू है कितनी आ रही है, इधर ले जाओ इसको, तो आ जाएगा आर माइनस वाई, इसको ब्रैकेट में लिख करके और थीटा ले लीजिएगा, ये वैल्यू इधर लेगा ना आप, तो ये आ गया। एन डैश ए डैश और पी डैश क्यू डैश की वैल्यू मिल गई, इसको उठा के इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर दीजिए, पुट इन इक्वेशन फर्स्ट, इस तरह से आप लिख दीजिएगा समीकरण 1 में रखने पर। समझ आया। अब यहाँ पर पुट करेंगे इसमें, यहाँ तो इससे जस्ट नीचे यहाँ लिख दे रहा हूँ मैं, स्मॉल ई बराबर क्या मिल जाएगा आपको, एन डैश ए डैश की वैल्यू आर थीटा आपने रख दिया, माइनस पी डैश क्यू डैश की वैल्यू कितनी है, आर माइनस वाई और थीटा, यही तो है, अपॉन में एन डैश ए डैश की वैल्यू, एन डैश ए डैश आर थीटा रख दिया। समझ आ रहा है। तो यहाँ से ई की वैल्यू क्या मिल जाएगी, नोट कीजिए, नोट कर लीजिए इसको, ई की वैल्यू यहाँ तक दिख रहा होगा आप सबको, ये है आर थीटा, माइनस में इस थीटा का अंदर गुणा कीजिए तो ये भी आर थीटा हो गया, माइनस माइनस प्लस हो गया, इस थीटा का वाई में कीजिए तो वाई थीटा हो गया, अपॉन में नीचे कितना था, ये नीचे था हमारा यहाँ पर, ये जो था आर थीटा, तो यहाँ है आर थीटा, तो यहाँ पर क्या होगा, आर थीटा कैंसिल हो गए, ठीक है, और ऊपर नीचे से थीटा और थीटा कैंसिल हो जाएगा, ये थीटा और थीटा क्या मिल गया आपको, वाई अपॉन आर मिल गया, वाई अपॉन आर। ये सभी को समझ आ रहा है। हमें यहाँ से स्मॉल ई की वैल्यू मिल गई, स्मॉल ई बराबर वाई अपॉन आर। इतना बताइए, यहाँ तक क्लियर हुआ सभी को, स्मॉल ई तक क्लियर हो गया सभी दोस्तों को, ठीक है, यस दिखाई दे रहा है, क्लियर ना। तो मैं अब मैं इस डायग्राम को इधर वाले को मिटा दे रहा हूँ ताकि हम एक ही बोर्ड पे एक ही बार में कर सकें कंप्लीट। इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए प्लीज़ करके, यहाँ तक मुझे नहीं लगता आपको कोई दिक्कत होगी, समझ गए होंगे सभी। चलिए मैं इसको रफ करके और आपको आगे सॉल्व करा देता हूँ। आगे फिर से लिखेंगे, हमने पढ़ा है कि वी नो डेट या अकॉर्डिंग टू हुक्स लॉ, अकॉर्डिंग टू हुक्स लॉ, हमने हुक के नियम के अनुसार हमने क्या पढ़ा है हुक्स लॉ में, जो हमारा स्ट्रेस होता है, स्ट्रेस वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है स्ट्रेन के, है ना। हिंदी में कह दीजिएगा प्रतिबल समानुपाती विकृति, प्रतिबल विकृति का समानुपाती, इसको सिग्मा कहते हैं, स्ट्रेन को स्मॉल ई कहते हैं। यहाँ से निकालेंगे, यहाँ से आपको कैपिटल ई मिलेगा इनटू में स्मॉल ई। समझ पा रहे हैं सभी दोस्त इसको। आप यहाँ से स्मॉल ई कैपिटल ई को इस साइड ले जाइए, कैपिटल ई को इस साइड ले जाइए, या फिर आप यहाँ कुछ मत कीजिए, सिर्फ ई की वैल्यू रख दीजिए जो अभी आपने निकाली है। ई की वैल्यू क्या है, ये रहा वाई अपॉन आर, यहाँ पर हमने क्या रख दिया, वाई अपॉन में आर रख दिया। अब हमें बेंडिंग मोमेंट इक्वेशन में क्या चाहिए, सिग्मा अपॉन वाई आता है, तो इस वाई को ले जाओ इस साइड, तो यहाँ से क्या आ गया, सिग्मा अपॉन वाई इक्वल टू ई अपॉन आर।
ठीक है, तो पहली इक्वेशन तो ये बनी थी आपकी, दूसरी इक्वेशन आपकी ये बन गई, ये इक्वेशन। तो आधा तो आपने सॉल्व कर लिया, देख लीजिए सिग्मा अपॉन बाई इक्वल टू ई अपॉन आर, आधा आपका सॉल्व हो चुका है। मुझे नहीं लगता यहाँ तक कोई दिक्कत होगी, आप इजीली समझ पाए होंगे। पहले हमने स्ट्रेन निकाला चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ करके, फिर चाप कोण बराबर चाप बट्टे त्रिज्या लगा के हमने इनकी वैल्यूज निकाल ली थी, इनकी एन डैश ए डैश पी डैश की डैश की यहाँ रख के स्मॉल ई मिल गया। अब हमने हुक्स लॉ लगा दिया जिसमें कैपिटल ई आता है, कैपिटल ई और स्मॉल ई में रिलेशन आता है, हमें डेरिवेशन में कैपिटल ई लाना था, आधा सॉल्व हो गया। अब हमारा केवल मूवमेंट वाला पार्ट बचा है, ठीक है। यहाँ लिख भी दीजिएगा स्मॉल ई की वैल्यू आपने रखी है, चूंकि स्मॉल ई इक्वल टू क्या था आपका वाई अपॉन आर था, तो वो आपने यहाँ पुट किया है। हटा दें इस साइड का, इस साइड का हटाते हैं। अब आगे हमारा आधा और रह गया, इस आधे में क्या रह गया, एम रह गया, एम सॉल्व करने के लिए। अब जब हम एम को सॉल्व करेंगे, इस वाले एम को, तो एम का मतलब यहाँ पर क्या है, एम का मतलब मूवमेंट, और हम सब जानते हैं कि जो मूवमेंट होता है, मूवमेंट हिंदी में आघूर्ण कहते हैं, मूवमेंट बराबर फोर्स इनटू में डिस्टेंस होता है। क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्टेंस। हिंदी में आप कह सकते हैं जो आघूर्ण होता है, आघूर्ण बराबर बल गुणा दूरी, यही होता है। इसके अलावा हम सब ने एक फॉर्मूला और पढ़ा है जो सिग्मा प्रतिबल बराबर बल बट्टे क्षेत्रफल, ये सब ने पढ़ा है। इस एरिया को इधर ले जाओ, तो यहाँ से बल आ जाएगा आपका स्ट्रेस इनटू एरिया, आ जाएगा नहीं आ जाएगा, तो बल की जगह पे हम स्ट्रेस इनटू एरिया लिख सकते हैं। तो हमारे यहाँ से मूवमेंट बराबर क्या मिल जाएगा, इसके प्लेस पे हमने क्या लिखा है, स्ट्रेस इनटू में एरिया। पहले मैं फॉर्मूले की फॉर्मेट में ही लिख दे रहा हूँ इसको। तो हमारे यहाँ से मूवमेंट इक्वल टू हो जाएगा स्ट्रेस इनटू फोर्स की जगह पे स्ट्रेस इनटू एरिया, स्ट्रेस इनटू एरिया हो गया। एंड पीछे डिस्टेंस आपको दिखाई दे रहा है, यहाँ पर क्या डिस्टेंस, डिस्टेंस, ठीक है। अब यहाँ पर एक छोटी सी लाइन आप लिख दीजिएगा, यहाँ पर लिख दीजिएगा नीचे, यहाँ लेट मतलब आपने मान लिया एरिया ऑफ जो हमने पी क्यू लेयर ली थी ना, पी क्यू लेयर के एरिया हम डेल्टा ए मान ले रहे हैं, छोटा सा एरिया। जो बीम में हमने यहाँ जो बीम बनाई थी और इस बीम में न्यूट्रल एक्सिस से बाई दूरी पर यहाँ जो एक पट्टी ले रखी थी, पतली सी लेयर जो कि पी क्यू थी, इस पी क्यू का जो एरिया हमने डेल्टा ए मान लिया। यहाँ तक समझ पा रहे हैं आप सभी। अब देखिए अब क्या करेंगे आप, अब वैल्यूज को पुट कीजिए। मूवमेंट हो गया एम बराबर सिग्मा इनटू में एरिया की जगह पर डेल्टा ए लिख दिया आपने। दूरी बाई दूरी पर था ना पट्टी आपकी, बाई दूरी पर, यहाँ वाई ले लिया। यहाँ तक बताइए सभी को क्लियर है। अब ये जो आपको सिग्मा दिखाई दे रहा है, सिग्मा की वैल्यू इक्वेशन 2 से निकाल दीजिए। कहाँ से, इक्वेशन 2 से। इक्वेशन 2 से सिग्मा बताइए कितना आएगा। सिग्मा निकालना, बाई को ले जाओ इस साइड, ऊपर आ जाएगा मल्टीप्लाई में, इधर कितना आ जाएगा ये ई बाई अपॉन आर। किसकी वैल्यू, सिग्मा की वैल्यू। इस सिग्मा की वैल्यू को यहाँ रख दो सिग्मा के प्लेस पर, तो आपको एम बराबर क्या मिल जाएगा, रखा आपने ये ई इंटू वाई अपॉन में आर, यहाँ क्या डेल्टा ए इंटू ये क्या है वाई। यहाँ तक समझ आ रहा है सभी को, ठीक है। अब यहाँ पर और लिख लीजिए नीचे एम बराबर ई अपॉन आर, अलग कर दीजिए ई अपॉन आर, और इनटू में ये क्या है डेल्टा ए, और वाई का वाई में गुणा होकर के वाई स्क्वायर मिल गया, वाई स्क्वायर। अब आप सभी ने पढ़ा है मूवमेंट ऑफ इनर्शिया, जड़त्व आघूर्ण जो होता है, आई बराबर, फिजिक्स में आपने पढ़ा है एम आर स्क्वायर, और मैकेनिक्स में आप सबने पढ़ा है ए आर स्क्वायर। ए आर स्क्वायर मतलब एरिया और दूरी का स्क्वायर, तो एरिया ये है, दूरी का स्क्वायर ये है, तो ये आई बन जाएगा पूरा। ये क्या बन जाएगा, आई बन गया यहाँ से ये। और जब ये यहाँ से आई बन गया तो आपको वैल्यू क्या मिल गई, आपको वैल्यू मिल गई यहाँ से एम बराबर ई अपॉन में आर इंटू में इसके प्लेस पर हम क्या रख देंगे आई। इस आई को इस साइड ले आओ तो क्या मिल गया, एम अपॉन आई इक्वल टू में क्या है ई अपॉन आर। ये आपको एक नई इक्वेशन मिल गई, इक्वेशन नंबर यहाँ कितनी थी, ये इक्वेशन नंबर 2 थी, तो इसको कह देना इक्वेशन नंबर 3। अब आप इक्वेशन 2 को और इक्वेशन 3 को बहुत ध्यान से देखिए। यहाँ ई अपॉन आर बराबर एम अपॉन आई है, और यहाँ ई अपॉन आर बराबर सिग्मा अपॉन आई है। डेट मीन्स ई अपॉन आर की एक वैल्यू ये है, एक वैल्यू ये, तो तीनों को बराबर कह देंगे। सिग्मा अपॉन वाई बराबर ई अपॉन आर है, और ई अपॉन आर बराबर एम अपॉन आई है, तो तीनों आपस में इक्वल हो गए। इक्वल हो गए तो यहाँ लिख दीजिएगा आप क्या, यहाँ लिख दीजिएगा, अलग पेन यूज कर रहा हूँ, इसके जस्ट बाद लिखना है आपको यहाँ पर, इसके जस्ट बाद यहाँ नीचे लिख दे रहे हैं हम इक्वेशन 2 एंड 3 से। इक्वेशन 2 एंड 3 से एक साथ लिख दो इनको। तो एम अपॉन आई बराबर सिग्मा अपॉन वाई बराबर ई अपॉन
आर। ये आ गई आपकी बेंडिंग मोमेंट इक्वेशन सॉल्व हो करके। ये डेरिवेशन हो गया कंप्लीट। आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए सभी लोग, ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये क्लियर हो गई डेरिवेशन, ठीक है। चलिए तो इसको रफ कर दें। अब डेरिवेशन था और थोड़ा सा बड़ा था, इसलिए मीठा मीठा के समझाना पड़ा है। मैं ऐसी उम्मीद कर सकता हूँ आपको समझ आ गया होगा। फिर भी एक बार नोट्स पे आप अच्छे से लिखिएगा कॉपी पे, फिर दोबारा रिपीट करके देखेंगे तो आपको आसान लगेगा, इजीली समझ में आ जाएगा। अब मैं इसके टर्म की बात करता हूँ, टर्मोलॉजी, इसे हटा रहे हैं, ठीक है। अब इसके टर्म को थोड़ा सा आप लोग समझ लीजिए, इसके कौन से टर्म का क्या मतलब है, उनके खुद के फॉर्मूले क्या क्या हैं। चलिए बेंडिंग मोमेंट इक्वेशन के टर्म की डिटेल कर लेते हैं थोड़ी सी। चलिए अब इसकी डिटेल करेंगे हम। तो m यहाँ पर क्या होता है, नाम देख लीजिए सबके, इसमें m बराबर, m का जो नाम होता है इसको कहते हैं मूवमेंट ऑफ रेजिस्टेंस, मूवमेंट ऑफ रेजिस्टेंस, हिंदी में कह दीजिएगा प्रतिरोध आघूर्ण, प्रतिरोध आघूर्ण, ठीक है। अब इसकी जो वैल्यू लेंगे हम, m की वैल्यू, वो मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट के बराबर ही ले लेंगे, ठीक है, क्योंकि इसका मतलब है ये मूवमेंट होता है ऐसा मूवमेंट जो बेंडिंग मोमेंट का विरोध करता है। तो जितना मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट आएगा उसके बराबर ही हम m की वैल्यू मान लेंगे। तो इसीलिए इसकी इक्वल में लिख दीजिएगा आप लोग मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट, मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट, हिंदी में कह दीजिएगा अधिकतम नमन आघूर्ण। क्या? अधिकतम नमन आघूर्ण, इसकी जो वैल्यू होगी। अब किसी भी बीम का मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट आप सबको निकालना बहुत अच्छे से आता है। तो इसके मैं 4 कंडीशन बता रहा हूँ, चारों को आप लोग लिख लीजिएगा। पहली कंडीशन, कोई कैंटिलीवर बीम है, इसके मुक्त सिरे पर W पॉइंट लोड लगा हुआ है, लंबाई क्या है इसकी L है, यहाँ से यहाँ तक की लेंथ, ठीक है, ये वाली। तो मैंने कहा इसका मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट बताइए। तो मैंने आप सबको SFD BMD में सेम क्वेश्चन करा रखा है और उसमें मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट इस वाले सिरे पर आता था। कितना आता था मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट? तो मोमेंट होता है फोर्स इनटू डिस्टेंस। तो यहाँ से मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट m कितना आ जाएगा? m आ जाएगा W इंटू एल, ठीक है। नेगेटिव साइन को छोड़ देते हैं, यहाँ केवल हम मैग्नीट्यूड लेते हैं। तो इस केस में बेंडिंग मोमेंट कितना हो जाएगा? WL हो जाएगा। कब? जब किसी भी कैंटिलीवर बीम की बात करें, क्वेश्चन में अगर कैंटिलीवर बीम का जिक्र किया जाए और मुक्त सिरे पर W पॉइंट लोड लगा हो तो उस केस में मोमेंट की वैल्यू W इंटू एल लेते हैं, इस वाले m की वैल्यू, ये जो फॉर्मूले में आएगा, ठीक है। दूसरा फॉर्मूला देखिए, कैंटिलीवर बीम है सेम और इस पर क्या लगा हुआ है? UDL लगा है। क्या लगा है? UDL लगा है स्मॉल w इंटेंसिटी का, जो न्यूटन प्रति मीटर में है या किलो न्यूटन पर मीटर में भी दे सकता है। L इसकी लेंथ है। तो इस केस में मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट m कितना होगा? मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट कैंटिलीवर में हमेशा मुक्त सिरे पे ही आता है मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट। तो आपको इसके बारे में थोड़ा सा बता रखा है क्या, कि जब भी UDL लगता है तो टोटल लोड तो हम लेंथ से मल्टीप्लाई करके लेते हैं W इंटू एल, और इनटू में ये सेंटर पर लगता है तो आधी दूरी से और गुणा कर देंगे तो वैल्यू क्या आ जाएगी? WL स्क्वायर बाई 2। क्या आ जाएगी? WL स्क्वायर बाई 2, WL स्क्वायर बाई 2। ये क्या आ गया? मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट की वैल्यू आ गई जब किसी भी कैंटिलीवर बीम के टोटल लेंथ पे UDL लगा हो। समझ आया सभी को? अब कैंटिलीवर के बाद 2 और फॉर्म पढ़नी है आप सबको। 2 तो ये हो गई, 2 पढ़नी है सिंपली सपोर्टेड बीम के लिए। सिंपली सपोर्टेड बीम आप सब जानते हैं, ऐसी बीम जो दोनों सिरों पर सिंपल सपोर्ट पे टिकी हो। ऐसे ये A है सपोज, ये B है, टोटल लंबाई मान लो L है इसकी, और आपने क्या किया, इसके मुक्त सिरे पर, जो इसका मुक्त सिरा है, नहीं मुक्त सिरा नहीं सॉरी, मध्य बिंदु पर, किधर? मध्य, मिड पॉइंट पर, मिड पॉइंट C, यहाँ पर कोई पॉइंट लोड लगा हुआ है W, मिड पॉइंट। ये स्टैंडर्ड केस है। इन केस के अलावा अगर कुछ और दे रखा होगा तो आपको सेम SFD BMD वाले प्रोसेस से मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट कैलकुलेट करना पड़ेगा। अगर ये 4 स्टैंडर्ड केस दिख जाए आपको तो आप डायरेक्ट फॉर्मूला यूज कर लेंगे, ठीक है। इन्हें याद कर लीजिएगा, क्वेश्चंस मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन इन्हीं पर आएंगे। तो यहाँ पर जो बेंडिंग मोमेंट आता है, यहाँ पर मिड पॉइंट पर मैक्सिमम आता है।
किसमें, सिंपली सपोर्टेड बीम में। ये आपको एसएफडी बीएमबी में चारों केस कराए थे, मैंने वहाँ कहा भी था आगे यूज होगा, वहाँ याद नहीं किया तो यहाँ इन्हें रट लीजिएगा अच्छे से, ठीक है। यहाँ मध्य बिंदु पर आता है तो यहाँ पर दो रिएक्शन है, एक ये, दोनों रिएक्शन पर आधा आधा आ जाएगा। W है ना, तो सिमेट्रिक है क्योंकि मध्य में लग रहा है, L/2 डिस्टेंस पे लग रहा है दोनों तरफ से, तो मध्य में है तो सिमेट्रिक लोडिंग में आधा इधर आता है W/2 और W/2 इधर आएगा। अब आप किसी भी साइड से मूवमेंट ले लो, हमें मध्य बिंदु पर निकालना है मैक्सिमम, तो W/2 का L/2 में गुणा कर देंगे तो WL/4 आ जाता है। कितना, WL/4। ये हो गया, ये तीसरी कंडीशन हो गई। किसकी, कौन सी, तीसरी। अब चौथी जो वैल्यू आएगी इसकी, चौथी वैल्यू वो आएगी सिंपली सपोर्टेड बीम है, कोई एक सिंपली सपोर्टेड बीम है और इस सिंपली सपोर्टेड बीम की टोटल लेंथ पर यूडीएल लगाए। किस पर, टोटल लेंथ पर यूडीएल लगाए, स्मॉल w न्यूटन पर मीटर का, L इसकी लेंथ है। तो इस केस में मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट कितना होता है, तो इस केस में भी मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट की वैल्यू सुन लीजिए, m बराबर स्मॉल w L²/8 होता है। इसको तो अच्छे से याद ही कर लीजिए आप, ज़्यादा अच्छा रहेगा। ये भी आपको डेराइव कराया था, यहाँ पर भी मिड पॉइंट पे x दूरी लेकर के सॉल्व किया था, स्टैंडर्ड फार्मूला निकल के आया था। ये आपको एसएफडी बीएमडी में ये वाली कंडीशन भी पढ़ा रखी है, आपको नहीं याद है तो प्लीज़ करके रिक्वेस्ट है सभी से ये 4 फार्मूले याद कर लीजिए। अगर इसके न्यूमेरिकल आपको नहीं छोड़ने हैं तो इसका एक न्यूमेरिकल कंपलसरी पूछा जाता है एग्जाम में, ठीक है, हर साल आता है एक क्वेश्चन, तो इसको अच्छे से याद करके m के 4 फार्मूले आप याद करेंगे अलग अलग कंडीशन के हिसाब से, एक दूसरे से पूछ के याद किया करिए जो भी आपके रूममेट हो। जैसे आप पूछेंगे कैंटिलीवर बीम के अगर फ्री एंड पे W पॉइंट लोड लगा है तो बेंडिंग मोमेंट की वैल्यू WL हो जाएगी, यूडीएल लगा है कैंटिलीवर पर तो WL²/2 होगा। ऐसे यहाँ पर सिंपली सपोर्टेड बीम के मध्य बिंदु पर W लोड लगा है, पॉइंट लोड, तो WL/4 होता है। यूडीएल लगा तो यहाँ WL²/2 था, यहाँ 8 हो जाता है, सिर्फ इतना अंतर है, ठीक है। ये सब आपको डेराइव करके भी हमने समझा रखे ऑलरेडी पिछले लेक्चर्स में। तो M के बारे में उम्मीद करते हैं समझ गए, M की डिटेल का आप स्क्रीनशॉट लीजिए। फिर आते हैं I पर। अब किस पर, I और Y के बारे में बात कर लेते हैं, हटा दें इसको, ठीक है। मैं पूरी डिटेल में ही आपको इसको करा दे रहा हूँ जिससे कि न्यूमेरिकल्स जब करेंगे कोई दिक्कत नहीं होगी, अगले चैप्टर से, अगले लेक्चर से आपके न्यूमेरिकल स्टार्ट हो जाएंगे। चलिए अब लिखेंगे आप I के बारे में। I का नाम क्या होता है, ठीक है। अच्छा पीछे ये और लिख लीजिएगा, जो M था ना, इस M जो होता है मूवमेंट होता है, इसकी जो यूनिट होती है, यूनिट वो न्यूटन इंटू मीटर लेते हैं या फिर न्यूटन इंटू mm ले लीजिएगा, ठीक है, mm में यूनिट है इसकी। I का नाम होता है मूवमेंट ऑफ इनर्शिया, मूवमेंट ऑफ I फॉर इनर्शिया, इनर्शिया मतलब हिंदी में जड़त्व आघूर्ण, जड़त्व आघूर्ण, आघूर्ण जिसे हम क्या बोलते हैं, जिसकी यूनिट क्या होती है, या तो आपको मीटर की पावर 4 देगा, मीटर की पावर 4, या फिर mm की पावर 4, सेंटीमीटर की पावर 4, कुछ भी दे पावर 4 में देगा इसकी यूनिट, ठीक है, I। एंड यहाँ पर एक और चीज़ है बाई, इन दोनों को एक साथ समझा कर दोनों के फॉर्मूले आपको बता देंगे। बाई क्या होता है, जैसे ये कोई सेक्शन है आपका, आपने यहाँ पर तो एक लेयर ले रखी थी, तो यहाँ पर बीच में लेयर ली थी, उस लेयर के किनारे तक की दूरी थी। अगर मैं टोटल क्रॉस सेक्शन की बात करूँ तो किसी भी बीम के न्यूट्रल एक्सिस से, कहाँ से, न्यूट्रल एक्सिस, ये N है ये A है, न्यूट्रल एक्सिस से इसके आउटर सरफेस तक की दूरी होती है ये वाली Y, ये इधर भी होती है Y। एक तरफ कंप्रेशन में अगर नीचे आपका फैल रहा है तो टेंसाइल वाला, ये टेंसाइल और ये कंप्रेसिव, ऊपर सिकुड़ जाता है, ठीक है। इस तरह ये Y होता है दोनों कंप्रेशन टेंसाइल में, मतलब न्यूट्रल एक्सिस से बाहरी वाले सरफेस तक की डिस्टेंस। मैं यहाँ कह सकता हूँ डिस्टेंस, ये क्या है, ये डिस्टेंस है, कहाँ से कहाँ तक की, डिस्टेंस फ्रॉम न्यूट्रल एक्सिस, फ्रॉम न्यूट्रल एक्सिस टू आउटर, आउटर सरफेस कह दो या आउटर फाइबर, कुछ भी कह दो, आउटर सरफेस। हिंदी में कह दीजिएगा आप इसको क्या, न्यूट्रल एक्सिस से यानी उदासीन अक्ष से कहाँ तक की, बाहरी सरफेस या बाहरी किनारे, बाहरी सतह तक की दूरी, तक की दूरी या के बीच की दूरी, ठीक है। ये भी आपकी दूरी है तो मीटर में या फिर mm में लेते हैं इसको, mm में ज़्यादातर हम यूज करेंगे mm का क्वेश्चंस में। तो I और Y के बारे में समझ आ रहा है। अब इनके फॉर्मूले देख लीजिए जरा, क्या क्या फॉर्मूले होंगे, ठीक है, एक एक करके सभी फॉर्मूले I और Y के। पहली चीज़, अगर आपको कोई एक आयत दिया जाए,
क्या दिया जाए, कोई एक आयत इस तरह से, ठीक है। आयत दे रखा है हमें, आयत कहते हैं हम रेक्टेंगल को जिसकी चौड़ाई मान लो b है, गहराई मान लो d है, यहाँ से यहाँ तक की d कह दो या h कह दो, एज यू बेस, आप कुछ भी बोल सकते हैं, ठीक है। ये है, और इस केस में आपसे कहा जाए कि आप इसका क्या बताइए, i बताइए और y बताइए क्या होगा। ये न्यूट्रल एक्सिस है बीच में जो सेंटर से जा रही है, ठीक है। i और y आपको बताना है। तो i मूवमेंट ऑफ इनर्शिया कहते हैं। अब यहाँ पर मूवमेंट ऑफ इनर्शिया x अक्ष के अबाउट अलग होता है, y अक्ष के अबाउट अलग होता है, बट हमारी जो बीम होती है इस बीम की लॉन्गिट्यूडनल अक्ष कैसी है, x अक्ष के अबाउट है ये वाली, x अक्ष होती है ना ऐसे, तो हम केवल i x अक्ष वाली वैल्यू लेंगे, केवल i x अक्ष की वैल्यू याद करेंगे, y वाली वैल्यू से कोई मतलब नहीं है बीम में, ठीक है। केवल एक वैल्यू याद कर लीजिएगा आप। तो यहाँ पर जो आप i की वैल्यू यूज करेंगे b d⁻3/12, ये आपको फर्स्ट ईयर में मैकेनिक्स में पढ़ाया गया था, नहीं याद है तो आप याद कर लीजिएगा क्या, b d⁻3/12 हो गया किस केस में, जब रेक्टेंगुलर सेक्शन हो, आयताकार काट दिया हो, ठीक, समझ आ जाएगा ये। मतलब इस वाली अक्ष के अबाउट निकालना ना, तो इसके समांतर b है तो b को ऐसे ही रखेंगे, परपेंडिकुलर वाली का पावर 3 करते हैं 0.12। एंड बाई की बात करें, बाई क्या होता है, बाई आपके सेंटर से लेके ऊपर तक की दूरी होती है वाली, ये डिस्टेंस बाई होती है, तो d का आधा हो जाएगा बाई, बाई क्या हो जाएगा dy2। ये बताइए पहला सेक्शन समझ आया। दूसरा सेक्शन, अगर कोई भी आपको सर्कुलर सेक्शन दे रखा हो, कैसा सर्कुलर, इस तरह से, थोड़ा सही से बना देते हैं, और है सर्कुलर सेक्शन दिया है कोई भी आपको सर्किल, और इसका सेंटर मान लो यहाँ पर है, तो सर्कुलर सेक्शन है, न्यूट्रल एक्सिस बीच में यहाँ हो गई, मान लिया यहाँ न्यूट्रल एक्सिस है इसकी, न्यूट्रल एक्सिस, और इसका जो डायामीटर है, व्यास है, वो मान लो यहाँ मान ले रहा हूँ मैं, बाहर से बाहर तक की दूरी, ये जो डाया है इसका यहाँ से यहाँ तक वो कैपिटल D है, कितना मान लिया, कैपिटल D। तो इस केस में इस दूसरे सेक्शन के लिए जो वैल्यू i की होगी, i की किसी भी वृत्त का, किसी भी सर्किल जो होता है, सर्किल यहाँ क्या है, सर्कुलर सेक्शन है, सर्किल के लिए i की वैल्यू पाई/64 लेते हैं और d⁴ लेते हैं, पाई d⁴/64, पूरे को नीचे लिख दीजिए अपॉन में, तो आपको कन्फ्यूजन नहीं होगी, d कहाँ पर है, d ऊपर रहता है, पाई d⁴/64 होता है फॉर्मूला i का। x अक्ष के अबाउट ही लेंगे आप, ठीक है, हालांकि इसका तो बाई आई वाई वाई भी सेम यही होता है। अब इसकी y की वैल्यू की बात करें, y क्या होगा, y यहाँ से यहाँ तक का ले लो या आप नीचे वाला ले लो, सेम ही रहता है, तो इस व्यास का आधा होगा, जो डायामीटर है व्यास है इसका आधा लेंगे इसको। समझ आ गया। एक और तीसरा देख लीजिए, तीसरा ट्रेंगुलर, अगर कोई भी ट्रेंगुलर क्रॉस सेक्शन आपको दिया जाता है, कैसा ट्रेंगुलर दिया जाता है, तो ये क्या है, ट्रेंगल, ठीक है। एंड इस केस में आप क्या करेंगे, आई का फॉर्मूला लिखेंगे, ये बी है मान लो, और इसकी जो हाइट है यहाँ से यहाँ तक की वो एच मान रखी है आपने, कितनी, एच, और ये बी है, एच मान लो या डी मान लो, ये आपकी चॉइस है। इसमें भी ये न्यूट्रल एक्सिस सपोज, मतलब सेंट्रोइड एक्सिस के अबाउट निकालते हैं हम इसमें आई, तो आई अगर आप इसको निकालेंगे, ये एक्स अक्ष मान रखी है आपने, न्यूट्रल एक्सिस वाली एक्स अक्ष है, तो इसके लिए वैल्यू क्या लेंगे हम, जो आपने ये वैल्यू ले रखी है ना, बस यहाँ 12 की जगह 36 कर दीजिए, बी डी की जगह एच लिख दीजिए, h⁻3/36, कितना 36 ले लेंगे, ये आई का फॉर्मूला हो गया। यहाँ पर वाई क्या लेते हैं, अब डिपेंड करता है वाई आपका ट्रायंगल किस तरह का, अगर ऐसा ट्रायंगल दे रखा है, अगर आप ऊपर वाला यूज कर रहे हैं वाई ये वाला कंप्रेशन वाला, इसकी वैल्यू अलग आएगी, नीचे वाला यूज करेंगे तो इसकी वैल्यू अलग आती है, इसमें तो दोनों ही सेम रहते हैं, ऊपर भी नीचे भी, यहाँ पर दोनों तरफ सेम रहेगा, dy2, यहाँ भी कैपिटल dy2, यहाँ पर यहाँ कंप्रेशन वाले की वैल्यू अलग होगी, टेंसाइल वाले की वैल्यू अलग होगी, बाई सी और बाई टी अलग कैसे होगी, ये हमने पढ़ा है, त्रिभुज का जो सेंटर होता है h/3 डिस्टेंस पे होता है, अगर नीचे ये h/3 है तो ऊपर बचेगा 2h/3, कितना 2h/3, अगर कंप्रेशन मैंने ऊपर वाला लिया तो, अगर मैं नीचे वाली वैल्यू ले रहा हूँ, नीचे वाली ये वाली वैल्यू, तो ये h/3 पर आता है, ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना आप किधर की वैल्यू ले रहे हो, क्वेश्चन से कंफर्म होगा आपको। फिलहाल आई और वाई का नाम और फॉर्मूले समझ आ गए सभी को, ये सभी को क्लियर है, इनको भी आप एक बार नोट कीजिए अपने नोट्स में। अब आते हैं हम किस पर, सिग्मा पर। अब सिग्मा पर देख लीजिए, हटाएं इसको, चलिए सिग्मा इनके सभी टर्म को एक बार आप समझ लेंगे ना, तो फिर आपको क्वेश्चन करने में कोई दिक्कत नहीं आएगी कैसी भी। सिग्मा का नाम होता है बेंडिंग स्ट्रेस, सिग्मा का क्या नाम है, बेंडिंग स्ट्रेस, हिंदी में इसको हम कहते हैं नमन प्रतिबल,
नमन प्रतिबल, बेंडिंग स्ट्रेस, ये स्ट्रेस है तो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में होगा या फिर न्यूटन पर mm स्क्वायर में होगा। ठीक है, बेंडिंग स्ट्रेस, इसके अपनी कोई अलग से नया फार्मूला नहीं है, इसका फार्मूला इसी से बनता है, किससे, इससे ही बनता है, नया फार्मूला कोई अलग से नहीं आएगा। क्योंकि हमने देखा m/i इक्वल टू क्या है, सिग्मा/y है। ठीक है, y को ले जाओ इस साइड तो इसका फार्मूला हो जाता है माई/i, माई मतलब मेरा, आई मतलब मैं, मतलब ये ट्रिक बता रहे हैं याद करने के लिए। जब भी बेंडिंग स्ट्रेस पूछेगा माई/i, ठीक है, माई मतलब मेरे आप सभी स्टूडेंट्स हैं एंड आई मतलब मैं खुद हो गया, एज ए ट्रिक याद करने के लिए। बाकी एम यहाँ मूवमेंट होता है, बाई आपको बता ही चुके, आई आपको बता चुके, तो ये फॉर्मूला हो जाएगा इसका। यहाँ तक समझ आ रहा है। इसी में एक छोटा सा टर्म आपको और बताना चाहूँगा मैं, हालांकि उसकी डेफिनेशन अलग से भी बता दी जाएगी आप सबको, फिर भी यहाँ ऐड कर लीजिएगा सेक्शन मॉडुलस के बारे में थोड़ा सा, सेक्शन मॉडुलस। इसके अलावा जितना कुछ आपको बचेगा ना, मैं अगले पार्ट में दूंगा सब कुछ। हिंदी में इसको आकृति मापांक कहते हैं, आकृति मापांक। इसको कैपिटल जेड से हम दर्शाते हैं, कैपिटल जेड से। तो ये आई और बाई जो हमने पीछे देखा था अभी, आई और बाई का रेशियो होता है, मूवमेंट ऑफ इनर्शिया और जो आपकी आउटर सरफेस तक की डिस्टेंस थी न्यूट्रल एक्सिस से, इन दोनों के रेशियो को हम जेड कहते हैं, जेड। तो यहाँ पर भी अगर हम यहाँ थोड़ा सा और ध्यान देंगे, यहाँ पर आप तो इस बाई को नीचे ले आओ तो सिग्मा बराबर क्या मिल जाएगा आपको, कैपिटल एम अपॉन में I/y हो जाएगा, बाई नीचे आगे अपॉन में आएगा ये, और I/y हमने क्या बोला है, इसको जेड बोला है। तो यहाँ से आप क्या कह सकते हैं, सिग्मा क्या हो जाएगा आपका, m/z भी हो जाता है सिग्मा की वैल्यू। ठीक है, एक चीज़ और मैं आपको यहाँ पर बताना चाहूँगा, क्या कि जब भी आपसे कहेगा किसी भी बीम की स्ट्रेंथ बताओ, दो सेक्शन अलग अलग दे दे आपको, कोई सर्कुलर सेक्शन दे दे, कोई रेक्टेंगुलर सेक्शन दे दे, और आपसे कहे कि आप बताओ इनमें किसकी स्ट्रेंथ ज़्यादा है, सामर्थ्य किसकी ज़्यादा है, तो जो स्ट्रेंथ होती है, स्ट्रेंथ वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है सेक्शन मॉडुलस के, आकृति मापांक के, सेक्शन मॉडुलस के सीधे सीधे समानुपाती होती है। डेट मीन्स जिस किसी भी सेक्शन का जेड ज़्यादा होगा उसकी सामर्थ्य ज़्यादा होगी, जिस किसी सेक्शन का जेड कम होगा उसकी सामर्थ्य कम होगी। तो आपसे पूछ लेगा बताओ किस इनमें से किसकी सामर्थ्य ज़्यादा है, तो जेड निकालना, जिसका जेड ज़्यादा आएगा उसकी स्ट्रेंथ ज़्यादा आएगी। तो इसी के बेसिस पर यहाँ पर कुछ नोट पॉइंट आपको बता रहा हूँ, अब आप खुद बताइएगा मुझे सोच करके कि जेड की वैल्यू कब ज़्यादा और कम होगी। यहाँ पर अगर आप जेड देखेंगे तो जेड सिग्मा के बिल्कुल इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। क्या है, कैसा है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। मतलब नोट में आप इस चीज़ को लिख सकते हैं, जेई वाला क्वेश्चन है जो मैं आपको यहाँ लिखवा रहा हूँ एक्स्ट्रा में। अगर सिग्मा की वैल्यू ज़्यादा होगी, सिग्मा बेंडिंग स्ट्रेस की वैल्यू ज़्यादा होगी, तो मुझे आप ये बताइए सिग्मा ज़्यादा है तो जेड कम होगा या ज़्यादा होगा, कम होगा। ऑब्वियस सी बात है, उल्टा है इसका, बिल्कुल इनवर्सली नीचे आ रहा है ना, तो जेड क्या हो जाएगा आपका, कम हो जाएगा। और जब जेड कम हुआ तो जेड कम तो स्ट्रेंथ भी कम, जेड कम तो क्या कह देंगे, स्ट्रेंथ मतलब बेटा सामर्थ्य भी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। इसी तरह से दूसरा पॉइंट, अगर सिग्मा की वैल्यू कम हुई, बेंडिंग स्ट्रेस ये कम हुआ तो जेड हो जाएगा ज़्यादा, और जेड ज़्यादा होने का मतलब स्ट्रेंथ क्या हो जाएगी, ज़्यादा हो जाएगी किसी भी सेक्शन की। ये दो नोट पॉइंट आप ऐड कर लीजिएगा अपने नोट्स में, आपको इन फ्यूचर हेल्प करेंगे। ठीक है, बाकी इतना जरूर होगा, आपकी बुक में भी होंगे क्वेश्चन, सामर्थ्य के रूप में पूछ लेगा, बताओ किसकी स्ट्रेंथ ज़्यादा है किसकी कम है, तो जेड निकालना, जेड ज़्यादा आया तो स्ट्रेंथ ज़्यादा, जेड कम आया तो स्ट्रेंथ कम। क्लियर ना। तो ये आप सिग्मा भी समझ गए, बाई आप बाई ऑलरेडी समझ चुके हैं। अब ई और आर रह गया, ई और आर को देख लेते हैं, हटाएं इसको, सब लिखते चलिए। ठीक है, लिखते चलिए सब लोग, मैं बहुत ज़्यादा स्पीड से नहीं पढ़ा रहा, एकदम स्लो पढ़ा रहा हूँ ताकि आपको चीज़ें क्लियर होती रहे। और हाँ, अगर कंटेंट आपको पसंद आता है, टीचिंग पसंद आ रही है, तो आप अपने फीडबैक कमेंट्स में लिख सकते हैं, कैसा लग रहा है आपको पढ़ करके, क्लास अच्छी लग रही नहीं लग रही। आपके कमेंट्स से हमें भी थोड़ा मोटिवेशन मिलता है। कई बार क्या होता है ना, जब बहुत ज़्यादा आलस आता है कि यार क्या पढ़ा रहे हैं, दो ऑफलाइन में इतना थक जाते हैं, तो आपके कमेंट्स में एक बार खोल कर देखता हूँ, उनमें काफ़ी पॉजिटिव मोटिवेशन मिलता है कमेंट्स को देख करके कि नहीं बच्चों को बहुत नीड है और बच्चे पसंद भी कर रहे हैं तो हमें पढ़ाना चाहिए, फिर से एनर्जी मिलती है, फिर शुरू हो जाते हैं। तो आपके कमेंट्स बहुत ज़्यादा मोटिवेशन देते हैं सीरियसली। तो आप कमेंट्स भी किया करें और वीडियो को लाइक भी किया करें। हज़ारों में व्यूज़ जाते हैं, लेकिन अभी तक लाइक तो किसी वीडियो पर 1000 होते ही नहीं, तो कोशिश किया करें, लाइक भी करें। उससे क्या होता है ना, बहुत ज़्यादा कुछ नहीं होता, लेकिन मुझे खुद को मोटिवेशन मिलता है ना कि बच्चे बहुत ज़्यादा पसंद कर रहे हैं, तो हमें आगे बच्चों के लिए रेगुलर क्लासेस प्रोवाइड करते रहना चाहिए। चलिए, बाकी ये आपकी खुद की चॉइस है, आप चाहें तो कर सकते हैं लाइक, अदरवाइज कोई फोर्स नहीं है। अब आपको ई देख लीजिए, ई क्या है यहाँ पर, ई का नाम होता है, आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। इसके दो नाम है, या तो आप यंग मापांक कह दीजिएगा या प्रत्यास्थता मापांक। मैं दोनों को एक साथ लिख दे रहा हूँ मिला करके, यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, यंग्स
यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, हिंदी में यंग प्रत्यास्थता मापांक, यंग प्रत्यास्थता मापांक, क्लियर ना, यंग प्रत्यास्थता मापांक, समझ आया इतना। इसकी वैल्यू आपको क्वेश्चन में देगा पहले से, एक ही केस में नहीं देगा, जब स्टील कह देगा तो स्टील के केस में आप रट लीजिएगा 2 × 10⁵ न्यूटन पर mm², ठीक है, इसको याद कर लीजिएगा, स्टील के लिए एक ही वैल्यू, बाकी तो देगा वैसे आपको, ठीक है। इसके बाद क्या है आपका आर है, आर आप लोग जान चुके हैं, रेडियस ऑफ कर्वेचर होता है, रेडियस ऑफ कर्वेचर, हिंदी में वक्रता त्रिज्या, वक्रता त्रिज्या। आर एक दूरी है तो मीटर या फिर mm लिख दीजिएगा इसके पीछे यूनिट के रूप में, ठीक है, मीटर में या mm में होगी वक्रता त्रिज्या। अच्छा, इसका और जो कहीं ये मत समझना, जैसे कोई सर्किल है और यहाँ पर सर्किल का ये यहाँ से यहाँ तक डायामीटर है, ये वाला d और d है, हमने कह दिया इसकी रेडियस जो आएगी, ये तो हो गया d, ये जो था d हो गया डाया, और मैंने कह दिया सेंटर से यहाँ तक ये रेडियस हो गई, तो ये वाली रेडियस नहीं है, ये तो सर्किल की रेडियस हो गई, सर्कुलर सेक्शन की रेडियस। ये है रेडियस ऑफ कर्वेचर, कर्वेचर का मतलब जब बीम आपकी बेंड हो गई थी, ये नॉर्मल कंडीशन में है बीम इस तरह से, न्यूट्रल एक्सिस है, और जब यही बीम आपके यहाँ से क्या हो गई, बेंड हो गई, बीम इधर आपकी इस तरह से बेंड हो गई, ऐसे ऐसे बेंड हो गई ऐसे, ठीक है, तो जो न्यूट्रल एक्सिस से और यहाँ तक की दूरी होती है, ये है बेटा कर्वेचर, ठीक है, रेडियस ऑफ कर्वेचर, ये है आर। कहीं सर्कुलर सेक्शन का रेडियस निकाल दें, ऐसे क्वेश्चन कराऊंगा आपको, वहाँ व्यास दिया होगा किसी भी बीम का कह देगा बीम का क्रॉस सेक्शन कैसा है, सर्कुलर है, इसका डाया कह दिया 20 mm है सपोज, और आपसे कहेगा आप इसकी रेडियस ऑफ कर्वेचर बताइए, या कहेगा बीम की बेंडिंग के बाद त्रिज्या बताइए, तो कहीं आप सोचा इतना आसान क्वेश्चन दे दिया, व्यास दे रखा है, त्रिज्या निकालनी आधा कर दीजिए, गलत हो जाएगा। यहाँ पर ये त्रिज्या अलग है, ये रेडियस ऑफ कर्वेचर है, ये वाला आर है जो इस फॉर्मूले में आ रहा है, जो कि आपको फॉर्मूले की हेल्प से निकालना पड़ेगा, ठीक है, समझ पा रहे हैं। तो इसके जितने टर्म थे मैंने फुल डिटेल में आपको बताने की पूरी कोशिश की है, उम्मीद करते हैं सभी टर्म, बेंडिंग मोमेंट इक्वेशन और इसका डेरिवेशन आप सबको समझ में आ गया होगा। अब इसके अलावा बाकी जो भी बचा है, कुछ थ्योरी पार्ट और बाकी न्यूमेरिकल तो हम करेंगे डिटेल में, तो अब अगले लेक्चर में करेंगे, ठीक है। इस क्लास को हम इतना ही रखते हैं, इसकी अच्छे से प्रैक्टिस कीजिएगा, पूरे चैप्टर में कुछ इंपॉर्टेंट है तो सिर्फ ये इंपॉर्टेंट है और इसके न्यूमेरिकल, ठीक है। तो मिलते हैं बहुत जल्द अगली क्लास में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखें, सुरक्षित रहें, बाय बाय, टेक केयर।